आप देख रहे हैं लगातार सुबह 6:30 बजे से INS 24/7 और जनता टीवी आपको ये जो रुझान आ रहे हैं, कई सीटों पर परिणाम आ चुके हैं, उसके बारे में हर पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहा है। तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई में जैसे कि इंडी गठबंधन के लोगों ने कहा भी था कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो अनुमान है, वो नतीजों से विपरीत रहेंगे। और सनी वैसा ही कुछ हुआ। यदि आप देख रहे हैं तो देखा जाए तो दावे अपने अपने थे। 400 पार का दावा था एनडीए की तरफ से, जबकि यूपी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से 295। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बाइट चली थी, हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कॉन्फिडेंटली कि ये तो सिर्फ ऐसा ही सर्वे है, लेकिन जब वास्तविकता में जनता का सर्वे आएगा 295 का आएगा। लेकिन आज जो आंकड़े रुके हुए हैं, गंभीर विषय तो ये भी है कि 12 बजे से वो आंकड़े वही रुके हैं, उसके आगे वो बढ़ नहीं रहे। लेकिन शाम होते होते जो पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आंकड़े क्या कह रहे हैं आपको बता दें। रुझानों की जो हमें तस्वीर मिल रही है, 543 कुल सीटें हैं और 542 के हम रुझान आपको दिखाएंगे। आपको बता दें 296 एनडीए को मिलते नजर आ रहे हैं, 296, 97 यही मामला अटका हुआ है। और जैसे भी सनी ने बताया भी कि तकरीबन 12 बजे से यही स्थिति है। इधर यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 230 पर आकर ये सुई अटक गई है। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 17 सीटें अदर्स की झोली में जाती दिखाई दे रही। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। हालांकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने यहां अपनी पुरजोर कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में जो पिछले लंबे समय से छिंदवाड़ा सीट, आपको बता दें कि 1997 के बाद से कभी ये सीट कांग्रेस से गई नहीं, वो हमेशा कांग्रेस के पाले में रही, कमलनाथ के साथ ही रही, कमलनाथ की ही रही, उसके बाद नकुलनाथ की हुई। लेकिन इस बार विवेक बंटी साहू ये सीट उनसे लेकर चले गए। आश्चर्य ये है सनी कि ये कहा जा रहा था कि न सिर्फ छिंदवाड़ा बल्कि 3 से 4 और सीटें हो सकती हैं, बल्कि एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे कि जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इनमें राजगढ़ एक सीट है जिस पर बड़ी चर्चा हो रही थी। इधर ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में बोला जा रहा था कि यहां से या तो मुरैना हो सकती है या ग्वालियर हो सकती है। इनमें से कोई एक सीट जो है वो जरूर कांग्रेस इनसे छीन ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश में जनता हमेशा बीजेपी को 28 सीटों पर जिताती रही है। एक सीट से बचती थी, उस पर भी इस बार कमल खिला है। 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं और केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को हृदय से बहुत बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके परिश्रम को सलाम करता हूं। दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते थे। आज भी उन्होंने कहा कि 300 पार जाएंगे तो निश्चित रूप से ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। मैं समझता हूं कि कुल मिला के जब कांग्रेस को हार का ठीकरा कहीं फोड़ना होता है तो ईवीएम उन्हें याद आती है। सब तरफ से यह सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम से अच्छा निर्वाचन पद्धति के लिए कोई और मशीन नहीं है और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को भी, बाकी लोगों को भी भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर गौरव होना चाहिए और इस चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर और आसानी से हमारे यहाँ कुल मिला के चुनाव होते हैं और चुनाव परिणाम आते हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। इससे अच्छा डेमोक्रेसी का उदाहरण और कहाँ दुनिया में देखने को मिलता है। 400 पार की बात थी, लेकिन सीटें कम आ रही। स्वाभाविक रूप से हम लक्ष्य तय किए थे, लेकिन लक्ष्य तक कई बार नहीं पहुँच पाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम भी सरकार बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो भी दिल्ली के अंदर। नहीं, स्वाभाविक रूप से कौन क्या करेगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। नहीं, तुम्हारे साथ में साझा करूंगी, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे और एनडीए एन, नरेंद्र मोदी एन,
नीतीश कुमार एन, चंद्रबाबू नायडू एन। तो ये एन का जो फैक्टर है वो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू यानी कि नीतीश कुमार, अब इन दो पे ही डिपेंड करेगा कि एन एक और है सनी, और वो है नेहरू जी की तरह तीसरी बार यदि सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जाते हैं तो ये दो एन को इनको भूलना नहीं होगा, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इनके चलते ही फिर वो जो नेहरू जी का जो रिकॉर्ड है उसके साथ नरेंद्र मोदी चलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि एन फैक्टर इस बार बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, लेकिन इस एन फैक्टर के इतर अगर आप देखेंगे इस पूरे चुनाव में, तो कहीं ना कहीं पिछली बार 2014, 2019 में जो हम ये देखते थे या बात करते थे तो एक विपक्ष की बात होती थी, तो विपक्ष कमजोर होता था। लेकिन इस बार ये जो चुनाव हुआ है ये ऐसा लगता है कि एक मजबूत विपक्ष का चुनाव हुआ है। हाँ। कि मजबूत विपक्ष को जनता ने चुना है। हाँ। और कहीं ना कहीं अब सत्ता के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि विपक्ष का सामना अब किस तरह से वो करे, क्योंकि विपक्ष अब हर बार मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा। एक और अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिली, कम से कम हम तो विश्वास करते हैं अपने संस्थाओं पर, और ऐसे में विपक्ष जब उन्हें ये लग रहा था कि भाई ये तो मोटिवेटेड एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी तमाम तरह के उन्होंने निशाने साधे हैं, ईवीएम पर वो समय समय पर सवाल उठाते रहे। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात है कि आज कोई विपक्ष के लोग ईवीएम की बात नहीं कर रहे ना, क्योंकि उनके पक्ष में नतीजे आ गए। अब यही नतीजे यदि एनडीए के पक्ष में जाते, बीजेपी के पक्ष में पूरी तरीके से चले जाते, तो ये तय है कि विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचा और उन्होंने ये जो लेट लतीफी हो रही है, काउंटिंग अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। हाँ। और ये नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, हुआ है काउंटिंग का वक्त अब तक के। हाँ। ये तस्वीर अब तक स्पष्ट क्यों नहीं हो रही, इसको थोड़ा सा तेज कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ सवाल उठाना नहीं, आपको ये भी गंभीरता से आप या तो जवाब दीजिए, तर्कों के साथ जवाब दीजिए। यही कल इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना कि आप आरोप लगाइए, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन उसे साबित भी कर दीजिए। अब देखिए, अब नतीजे आए हैं तो ईवीएम पर कोई नहीं बोल रहा है, यानी मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम लोकतंत्र पर जो आस्था विश्वास बना रहता है वो अब भी कायम है, क्योंकि कई जगह जो है वो विपक्षी गठबंधन, जैसे भी सनी कह रहे थे, कि आमद दर्ज कराता हुआ नजर आ रहा है। 230 का आंकड़ा हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई रहे हैं कि ये रुझान है, ये परिणामों में तब्दील हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि दोपहर से ये आंकड़ा लगभग यही रुका है, लेकिन जाहिर तौर पर जो भी गिनती हो रही है और जो अनुमान परिणामों में तब्दील हो, लेकिन सब कुछ जो है बेहद फेयर तरीके से होना चाहिए सनी, और उसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र बचा हुआ है, जिसको लेकर तमाम संकट के दावे बीच बीच में ये विपक्षी करते रहे हैं, कम से कम ये तो संतुष्टि है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, सब अच्छे से चल रहा है। और वैसे भी कोई एक सरकार यदि मजबूत हो जाए और वो बार बार आए तो उसके बाद वो अपनी मनमानी करने लगती है, तो लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष भी मिले, और ये भारत की जनता ने दिया है और ऐसा होना भी चाहिए सनी। बिल्कुल, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को यूं ही नहीं कहा जाता, और यही वजह भी है कि भारत की जो जनता है वो अपने मुद्दे, अपने मूड के अनुसार हर बार परिणाम बदल देती है। और शायद इसलिए भी ये परिणाम बदला गया क्योंकि 10 साल का जो वक्त था सोनल जी, कहीं ना कहीं एंटी कमेंसी पैदा हो गई थी, और कहीं ना कहीं होता है ना कि कई बार कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई हम तो इस बार पास हो जाएंगे, हम तो निकाल लेंगे। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, समीकरण ठीक से नहीं बैठ पाए वो कह लीजिए, तो उसकी वजह से भी इसका भी एक असर पड़ा है। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जनता जिसके आस लगाए बैठी थी नेताओं से कि शायद उस पर बात होगी, कहीं ना कहीं उससे ये हटकर चुनाव जाता हुआ दिख रहा था। और शायद जनता ने कहीं ना कहीं जो एक अंडर करंट चलाया है उसकी वजह से इंडिया गठबंधन जो है वो इतनी सीटों पर दिख रहा है। नहीं तो अधिकतर बातचीत आमतौर पर जब होती थी तो यही लोग कहते थे कि इस बार तो 400 के आसपास पहुंच जाएंगे, 400 पार हो जाएगा। खासतौर पर जब से ये 400 पार का जो नारा बुलंद किया बीजेपी ने, उसके बाद एक शब्द और भी आया था, मोदी की गारंटी, लेकिन शुरुआती दौर के बाद वो शब्द गायब हो गया। ऐसे करते करते जब आगे चुनाव अंत तक आया तो कहीं ना कहीं संपत्ति कर से लेकर तमाम जो दूसरी बातें थी उस पर आके ये चुनाव रुका। लेकिन जनता कहीं ना कहीं एक मन बना चुकी थी कि उनके जो मुद्दे हैं उसको कौन छू रहा है, भविष्य में उनके साथ आगे कौन बढ़ सकता है, ये जो तमाम बातें थी या एंटी कमेंसी। लेकिन इन सब के बीच सभी ये है कि देखिए, सरकार तो एनडीए की बनेगी तब कह सकते हैं जबकि जादुई आंकड़ा है 272 का, और यदि हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो इनकी टैली अभी फिलहाल 295 बता रही है, 295-96 बता रही है। अब इसमें से जैसे मैंने एन फैक्टर की बात करी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो टीडीपी की 16 सीटें और नीतीश कुमार की 14 सीटें, यानी कुल मिलाकर ये 30 हो जाती हैं सनी। तो यदि इनमें से ये
घटा दी जाएगी ना। इसीलिए देखिए जो विपक्षी गठबंधन है उनमें भी मीटिंग का सिलसिला, एक दूसरे से बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो गया। इधर ये जानकारी मिल रही है कि भाई जेपी नड्डा जो है वो भी बाकायदा नीतीश कुमार से फोन पर उन्हें बात की है, नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बात की है कि आप जो हैं, अब चूंकि जाहिर बात है कि आप बहुमत के आंकड़े के पास तो है नहीं, तो ये आपको जरूरी भी होगा कि अब आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को साथ कर चलें। नीतीश का जो रवैया रहा है वो ऐसा रहा है कि उनका भरोसा नहीं है वो कब कहां किस दल में हो जाएंगे, तो इसीलिए शायद ये डर है ही कहीं ना कहीं। तो ये जो कहते हैं ना कि जो मैच होता है सनी, वो आखिरी बॉल तक जो बेहद इंटरेस्टिंग होता है, कब जब हम फाइनल की बात कर रहे हो। और मैं बता दूं आपको सोनल जी कि जिस तरह से नीतीश कुमार का एक रवैया रहा है और जो बाकी एनडीए के गठबंधन के जो साथी रहे हैं, शरद पवार की तरफ से उनसे शायद संपर्क करने की कोशिश भी हो रही, कुछ खबरें इस तरह से भी आ रही है कि अब इंडिया गठबंधन के लोग ऐसे लोगों से, ऐसे दलों से संपर्क साधने की कोशिश में है जो कि पहले यूपीए में शामिल हुआ करते थे और वो एनडीए में चले गए थे। तो अब उनको भी कहीं ना कहीं टटोला जा रहा है, उनसे ये जानने की कोशिश हो रही है कि अगर आपको कोई मौका मिलता है, अच्छा पद मिलता है, अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, तो क्या आप आना चाहेंगे। तो कोशिशें दोनों तरफ से जारी है और इन कोशिशों में किसकी कोशिश रंग लाती है ये आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन संजीवनी की तरह जेडीयू ने काम किया है एनडीए के लिए और ये जाहिर है कि इधर बहुत लॉस हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान झेल गए और जाहिर तौर पर यदि हिंदी हार्ट बेल्ट में नुकसान झेल रहे हैं तो इसकी भरपाई साउथ से होनी थी। आंध्रा में इनके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, हालांकि जो उम्मीद की थी उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी ये मैनेज करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बैलेंस हो पाया सनी बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, संजीवनी के तौर पे जेडीयू जो है वो ज़रूर एनडीए गठबंधन के लिए फिलहाल नज़र आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब नीतीश आगे क्या करने वाले हैं, नीतीश का अगला कदम क्या होगा। और 24 का दंगल आप देख रहे हैं, यानी 24 का संग्राम, 2024 लोकसभा चुनाव और किसका होगा मंगल। आज मंगलवार है तो हम सुबह से ये चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान जी जो है वो किस पर अपना आशीर्वाद जताने वाले हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की जीत हुई है और अभी तो चूंकि मार्जिन है वो कई जगह बढ़ भी रहा है, कई जगह फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लाखों में पहुँच गया है। मतलब आप सिर्फ जीते ही नहीं है, आप प्रचंड जीत आपने हासिल की है। तो वाकई में वो जो जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे सनी, और शिवराज सिंह चौहान जी तुरंत अगले दिन छिंदवाड़ा चले गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा लक्ष्य तो ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं 29 कमल की माला प्रधानमंत्री मोदी को पहनाऊं। तो मध्य प्रदेश में तो बहुत बेहतर तरीके से वो हुआ है। छत्तीसगढ़ में एक सीट को छोड़ दिया जाए, कोरबा जहां पर ज्योत्सना महंत कांग्रेस की प्रत्याशी थी और सरोज पांडे बीजेपी की प्रत्याशी, यहां जरूर बीजेपी को निराशा हाथ लगी। लेकिन आपको बता दें कि अब चूंकि मार्जिन भी बढ़ चुका है तो स्थिति पूरी पिक्चर क्लियर है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ही सीट, उम्मीद तो छत्तीसगढ़ में भी 2 से 3 की जता रहे थे सनी, चाहे वो राजनांदगांव सीट हो, चाहे वो बस्तर की सीट हो। बिल्कुल, लेकिन इधर भी हम चलते हैं, अगर हरियाणा और पंजाब की बात कर ले तो हरियाणा में भी 10 सीटों पर बीजेपी थी और ऐसे में वहां पर भी एक unemployed youth of the country, the farmers of the country, people who are sick of the Operation Kamal, who are sick of the BJP's corruption, and those who are worried about Narendra Modi's autocratic policies, the fear to the constitution, all this has been decisively defeated by people of India, people of Maharashtra. This is a moral defeat of Mr. Narendra Modi and he must accept the... तो पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो अपनी बात रख रहे थे, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई को लेकर लोगों ने वोट दिया है, ये बात वो कह रहे थे। और देखिए महाराष्ट्र में जैसे कि हम बता ही रहे थे, बात ही कर रहे थे, 48 सीटें हैं और वहां पर जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना के बीच में जो टूट हुई थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही दलों की जो सीटें हैं वो ज्यादा आई है, उम्मीद से ज्यादा आई है। और कहीं ना कहीं जो एक असली और नकली वाली जो बात बार बार हो रही थी, जनता ने उस पर विश्वास जता दिया है। और लंबी दूरी के हिसाब से अगर चलना है तो यहां पर कहीं ना कहीं ये जो साथ है अगाड़ी गठबंधन का, उसको आगे तक रखना पड़ेगा बरकरार, क्योंकि एक वक्त वो भी था जबकि ये दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आपको याद होगा सोनल जी कि जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे तो कमलाबाई का हाथ पकड़कर हम महाराष्ट्र में आगे बढ़ाएंगे, ये वो वाक्य अक्सर कहते थे। ऐसे में ये जो लंबा रिश्ता था बीजेपी के साथ शिवसेना का, वो तो टूट गया, लेकिन शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट की जो अलग रहा है ये कहीं ना कहीं अब फायदेमंद साबित होती दिखाई दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि शरद पवार जो इन दलों को साथ लेकर इनका नेतृत्व कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं इनका जो नेतृत्व है, या एक तरीके से महाराष्ट्र के चाणक्य उनको कहा जाता है। आपको याद होगा कि अजित पवार कैसे 2 बार पार्टी में चले गए, वापस आ गए, फिर चले गए, और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। ऐसे में इसके पीछे भी उनकी राजनीति मानी जाती है। अब एक बार फिर से जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, इसके जो प्रमुख दल है उनका ये कहना है कि शरद पवार के अनुसार और बाकी नेताओं के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो शरद पवार की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसे हम बात कर रहे थे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की, उसका भी रुख कर लेते हैं। पंजाब में देखिए, पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग लड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली में वो लोग साथ में लड़ रहे हैं। तो पंजाब की जो स्थितियां है, यहाँ पर 7 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, जबकि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है। 1 सीट पर अकाली दल है, 2 पर निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो जीतते हुए दिखाई दिए। इधर हरियाणा की तरफ जब बढ़ते हैं आप, तो हरियाणा की 10 सीटों पर 2019 में बीजेपी काबिज थी। इस बार जो रेशो चेंज हुआ है वो 5-5 का हो गया है। और नायाब सैनी सरकार, ये तस्वीरें आपको इस वक्त सीधे दिखा रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए आज का दिन कुछ हद तक संतोषजनक जरूर रहा होगा। हालांकि अब भी उनका जो टारगेट था 295 का, वो अचीव होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उन्होंने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि मूसावाला का जो गाना है 295, वहां तक हम पहुंचेंगे। नहीं, लेकिन सनी एक बात देखिए, आप 2 बार जो नतीजे आए हैं 14 में और 19 में, है ना, ये एक्सपेक्टेशंस तो शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी कि ये हाल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस कांग्रेस ने भी शायद कह जरूर रहे थे। देखिए, बोलना और होना, इतनी मेहनत की है उन्होंने, उसके बावजूद भी जिस तरह से धड़ाधड़ पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे थे, पूरे देश भर में क्रम चल रहा था, उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंट रखना और उसके बाद भी 230 के करीब पहुंचना, ये आगे पीछे होंगे जाहिर तौर पे नंबर जब कंफर्म होंगे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है सनी, कि बहुत मेहनत की और तो इसका रिजल्ट उनको यहाँ मिला। पर ये बात मैं आपके साथ और आगे इसमें जोड़ना चाहता हूँ। शायद ये जो एक फैक्टर आपने बोला कि धड़ाधड़ कांग्रेस का बीजेपी में शामिल होना, तो जनता ये भी देख ही रही है कि किस तरह से नेताओं को रातों रात पार्टी बदलने के बाद सीधे पद दिया जा रहा है। तो शायद इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। हाँ, वो पड़ा है जाहिर तौर पे। देखिए, दोनों ही असर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों ही असर होते हैं। इसका नेगेटिव असर पड़ा, लेकिन इन सब के बीच ये भी गया कि भाई, जैसे आपने भी महाराष्ट्र का जिक्र किया ना, कि भले 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये पसंद नहीं किया लोगों ने। पार्टी का और अपना एक्टिव हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनको हार उदास है। ये केंद्रीय प्रशासन इतना मौजूद हो चुका है कि ये जो पहले उन्होंने इसीलिए लोकतंत्र कैसे बनाए जाते हैं, लोकतंत्र ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया जो है ठीक ढंग से हम सुन नहीं पाए, शायद तकनीकी कोई बिल्कुल। दिक्कत लेकिन थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो तस्वीरें आ रही है, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में वो करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इसको लेकर एक अपडेट आई थी। ऐसे में ये संभवतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होने जा रही है इनकी, और ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कहां पर वो आगे या पीछे है, या आगे क्या उनकी रणनीति हो सकती है। बिल्कुल। हालांकि देखिए सनी, ये जो जैसे आपने कहा ना कि एनडीए पे फर्क पड़ा कि भाई उनको पद दे रहे हैं, फर्क इधर भी पड़ा। लोगों को ये भी समझ में आया कि ये अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी फुदक के चले जाते हैं, कहीं भी शामिल हो जाते हैं, तो नुकसान इसका भी उठाना पड़ा शायद। यदि ये ना होता तो शायद कांग्रेस की स्थिति और बेहतर होती कि भाई अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता जो है वो मुद्दों पर ही चुनाव में वोट करने जाती है, ये यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इतने सारे गठबंधन है आपस में सनी, देखिए शाम तक जो स्थिति होगी, क्लियर होगी पिक्चर, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिल ही रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जैसा कि हम सुबह से ये कह रहे थे कि बीजेपी यहाँ पर, आपसे भी बात हुई थी सुबह हमारी, तो आपने कहा था कि बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है, लेकिन ये तो क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ गई है बीजेपी। देखिए, बिल्कुल क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ गई है। क्लीन स्वीप भी जो है लगभग तय नजर आ रहा था मध्य प्रदेश में, और ये भी बिल्कुल सही बात थी कि मध्य प्रदेश में उन मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ जिन मुद्दों पर देश में हुआ। कहीं ना कहीं कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर यहाँ पर फोकस नहीं कर पाई। हालांकि पहले मैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की तस्वीरें दिखा देता हूँ। बारिश हो रही है सनी यहाँ पर, और
बारिश के बीच में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि ये उत्साह सिर्फ आपको मध्य प्रदेश में और भोपाल में ही दिखेगा। ये मध्य प्रदेश बाहर इस तरह का उत्साह ज्यादा नजर नहीं आएगा कि कार्यकर्ता भीग रहा हो और उसके बाद आने की तैयारी कर रहा हो सनी। लेकिन बड़ी बात यह है कि वापस हम आते हैं, जो आपने सवाल किया 29 शून्य वाला, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े सवाल इसलिए करने लगा है क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह खुद, कांतिलाल भूरिया स्वयं, इतने सारे कई सारे बड़े चेहरों के साथ, कई सारे पूर्व मंत्री थे, कमलेश्वर पटेल यहाँ से चुनाव लड़े थे, परमार से लेकर सिद्धार्थ कुशवाहा तक के चुनाव लड़े थे, लेकिन ये सब हार गए। उम्मीद थी कि कोई ना कोई जीत सकता है, 1-8 तो स्कोर होगा, लेकिन वो स्कोर नहीं हो पाया। और उसके बाद में जीतू पटवारी ने जिस तरह से सरेंडर किया है आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बता कहीं ना कहीं वो खुद मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ना तो एकजुटता से चुनाव लड़ा और ना ही एफर्ट के साथ हुई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुराग। और ये देखिए पूरे देश में जिस तरह की खबरें इंडिया गठबंधन के लिए आई, कांग्रेस के लिए आई, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों ने निराश किया अनुराग जाहिर तौर पर। तो ये भी है कि आपने कहा कि जीतू पटवारी जो है वो खुद ही सरेंडर करते नजर आए, लेकिन हाँ डांट तो वाकई में खानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्थिति मतलब जब एग्जिट पोल ये बता रहे हो कि 1 से 3 सीटें जा सकती हैं, उसके बाद जो आपके पास एक थी और मुझे लगता है कि सिर्फ एक 97 को छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा कांग्रेस के पास थी और अब बीजेपी उसको ले गई, तो सवाल तो लाजमी है कि क्या हो गया, पूरी की पूरी खत्म हो गई है क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में? देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म नहीं हुई सोना जी, यही एक बड़ी बात है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस बिना मेहनत के भी बहुत कुछ अचीव करती है। विधानसभा चुनाव में बाइपोलर इलेक्शन का सिनेरियो नजर आता है और दावे सरकार बनाने तक के भी हो जाते हैं। इस चुनाव में भी ऐसा नहीं था। इस चुनाव में भी ये बात कही गई कि 8 सीटें आ सकती हैं, 7 सीटें आ सकती है कांग्रेस की, कम से कम 3 सीटें तो आएंगी ही। सवाल ये किस तरह का करती मध्य प्रदेश में कमी प्रयासों को लेकर कांग्रेस खत्म मध्य प्रदेश में हो, अभी भी इसकी संभावनाएं कम है सोनल जी। वास्तव में कांग्रेस के प्रयासों में, कांग्रेस के संगठन में और कांग्रेस के निर्णयों में, तमाम चीजों में यहाँ कमी नजर आती है। कांग्रेस में आपस में बिल्कुल भी अगर हम देखें तो ये तब से चला आ रहा है जब से सिंधिया प्रदेश में होते थे। कांग्रेस में तो सिंधिया गुट, पचौरी गुट, अरुण यादव गुट, और वो परंपरा कभी टूटी नहीं। फिर अरुण यादव का गुट आया, वो प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर कमलनाथ के सामने कई सारे गुट बने। इन सारी चीजों को एक तरफ रखिए, राजगढ़ की बात कीजिए। राजगढ़ में तो भाई बड़ा पसीना बहाया था दिग्विजय सिंह ने और उम्मीद भी की जा रही थी, उनकी लीड को भी हम बार बार बता रहे थे, आप लोगों से पूछ रहे थे कि भाई क्या चल रहा है वहां पर। क्यों ना कहीं मन में ऐसा था कि भाई वो पांव चलकर जिस तरह से घूम रहे थे और लोगों से बाकायदा एक चूंकि वो अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो परिणाम आपको नहीं चौंका रहा? इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूं अनुराग जी, 33 साल के बाद वो चुनाव सीधे तौर पर लड़ रहे थे, अब तक के राज्यसभा में पहुंच रहे थे, और उन्होंने 2 दिन पहले एक बात ये कही थी एग्जिट पोल को लेकर कि भाई राजगढ़ में तो कोई पहुंचा ही नहीं, तो फिर काहे का एग्जिट पोल, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया था उस बात को। ऐसे में क्या अब दिग्विजय सिंह की जो साख है या उनकी जो राजनीति है, क्या वो अब वाकई में खत्म हो गई है? देखिए सनी, वहां समझना पड़ेगा। हम शुरू से कह रहे हैं, हम उस दिन राजगढ़ में थे जिस दिन मतदान हो रहा था, उस दिन भी तस्वीरें साफ थी। उस दिन भी 4 से 5 बार दिग्विजय सिंह नाराज नजर आए, कभी ईवीएम को लेके और कहीं पर अगर हम देखें तो मतदान को लेके। देखिए तस्वीरें बताती है। दरअसल राजगढ़ की अगर हम देखें तो राजगढ़ छोड़ के भोपाल से चुनाव लड़ा था पिछला। उसका कारण ये कि राजगढ़ की तासीर, राजगढ़ में सुसनेर आता है, राजगढ़ में ब्यावरा आता है, राजगढ़ में राजगढ़ आता है। ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो संघ का ओरिजिन माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, यानी संघ की शुरुआत ही मध्य प्रदेश में यहाँ से हुई। वो आगरमालवा और राजगढ़ जिले हैं। प्यारेलाल खंडेलवाल तमाम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाने में शुरुआत करते हैं, वो इसी क्षेत्र से आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि उन क्षेत्रों में जब हमने बताया था शाम को 5 बजे कि 83, 86 और 89% वोटिंग हुई, और जो दिग्विजय सिंह थे यानी जेवी का जयवर्धन और लक्ष्मण सिंह जहां से चुनाव लड़ते आए हैं चाचौड़ा, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उनके कंपैरिजन में वोटिंग परसेंट 8%। अनुराग, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी इस वक्त, और यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, प्रदेश महामंत्री है। संजय जी, पहले तो बहुत सारी बधाई आपको, शुभकामनाएं, यही उम्मीद की थी। जी नमस्कार सोनल जी। नमस्कार। मैं कह रही हूँ बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, लड्डू वड्डू तो बन गए होंगे, पहले से ही तैयारियां चल रही थी पूरे देश में। पहले आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लड्डू बटेंगी। पहले आपके इस चैनल के माध्यम से जब मैं जुड़ा हूँ, इको हो रहा भैया, इसको ठीक करें, जुड़ा हूँ। सबसे पहले देश की जनता, देश के मतदाताओं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं उनकी अथक मेहनत से।
आज हम सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। जी, इसको इको हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, इको हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कह रहे हैं। मैं अपनी टीम को कहती हूँ संजय जी कि वो ठीक करेंगे, लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। देखिए 9 हमेशा मिलती रही, इस बार 10 मिल रही हैं, लेकिन इन सब के इतर संजय जी क्या देश भर में भी यही स्थिति नहीं होनी चाहिए थी कि जो नहीं रही? उसके क्या कारण आप समझते हैं कि क्या रहे होंगे? छत्तीसगढ़ में तो बहुत कुछ सिनेरियो ऐसे पहले से बन रहा था। देखिए, पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लें। आपने छत्तीसगढ़ की बात करी है तो निश्चित तौर पर देखिए, हमने जो 11 का लक्ष्य रखा था और 10 सीटों को हम जीत रहे हैं बहुत अच्छे अंतर के साथ में, और एक सीट जो है वो भी बहुत कम अंतर से, जिसमें अभी भी मतगणना चल रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम कुछ गेन किए हैं कि 1 सीटों को प्राप्त किया हमने, 10 सीटों पर आ गए हैं। तो ये सुकून का है। छत्तीसगढ़ के अंदर में एक अच्छा मैसेज, एक संदेश है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको विधानसभा में भी आशीर्वाद दिया और छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकसभा में भी हमको आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश की स्थिति आपने देखा है। देखिए, देश की राजनीति में ठीक आप कह रहे हैं कि 2014 में हमने लक्ष्य तय किया, पूर्ण बहुमत के साथ में 2019 में हमने 300 का नारा पार किया। इस बार हमारी कोशिश थी, देखिए कोशिश थी कि हम 370 सीटों को जीते और 400 के साथ में हम अपने गठबंधन के साथ में इस प्रदेश के अंदर में, इस देश के अंदर में हम, देखिए कुछ कारण होगी और ज्यादा हमें यदि नुकसान हुआ तो उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं सीधे तौर पर उस पर आता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अपेक्षाएं थी हमको, उसमें लगभग 30-35 सीटों का हमको नुकसान हुआ। कुछ महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी उसमें वोट जो शेयर जो बटे हैं उसका कुछ नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो हमारी अपेक्षाएं थी वो थोड़ी कम हुई, तो ये 50-60 सीटों के कारण हम उस स्थिति पर नहीं आ पाए। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ आज दुर्भाग्य के साथ में मुझे जी अपनी बात पूरी करें। जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए सरकार में तो हम आ ही रहे हैं और फिर से एक बार हमारा प्रयास होगा 2029 में कि हम एक बार फिर से बड़ी अंतर के साथ में जीत कराएं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल करेंगे, लेकिन संजय जी मैं आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिए। आपने कहा सरकार में तो आ रहे हैं, ठीक है, क्या आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, जितने कॉन्फिडेंट के साथ आप ये कहते आए कि 400 पार, अब आपने कहा कि हम कोशिशें तो कर ही रहे थे, 400 पार वो कहना और ये कहना कि हम कोशिशें तो कर ही रहे थे, और अभी भी ये जो रुका हुआ है ना 290, 289 ये आंकड़ा, ये आपको डरा नहीं रहा कि जब फाइनल परिणाम में तब्दील होगा तो कहीं दिक्कत नहीं आ जाए? नीतीश जी का रवैया अब तक का, वो आपको डरा नहीं रहा? टीडीपी के बिना आप उस बहुमत के आंकड़े तक नहीं जा रहे हैं? इसके लिए भी निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे, देखेंगे किन कारणों के साथ में ये चीजें हुई है, लेकिन बहुत जल्द इस पर समीक्षा करके इन सब चीजों को ठीक करेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में भी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल संजय जी, सवाल ये है कि भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से, ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद की सीट से, कवासी लखमा बस्तर और देवेंद्र यादव बिलासपुर, ये ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो कि हार रहे हैं। ऐसे में इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? क्योंकि 400 पार का जब नारा दिया गया था तो मोदी जी के चेहरे पर दिया गया था, आपकी बार 400 पार, तो ऐसे में यहां पर ये जो जीत का सेहरा है वो किसके सिर पर बांधना चाहेंगे? आपके स्थानीय कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर, या जो प्रदेश सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार है, उनके हिस्से? देखिए, निश्चित रूप से ये मोदी जी की सरकार है, मोदी की गारंटी है, और विष्णुदेव साय जी के जो 6 महीने का जो कार्यकाल है, जिसमें हमने कुछ बड़े वादे किए थे, इन बड़े वादों के साथ में इन कामों को हमने पूरा किया है। तो मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। आज भी कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है। यदि कांग्रेस 100 पर आती है और वो 238 पर आते तो 138 सीट गठबंधन के साथ में, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 15 है, कोई 20 है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, अपोजिशन में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस आज प्रासंगिक नहीं रह गई है। कहां गए इनके भूपेश? है तो भरोसा है, भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री चुनाव हार रहे हैं, लगभग सभी लोग हारने की स्थिति पर। कोरबा सीट पर हम जरूर कुछ अंतर से पीछे हैं, लेकिन लगभग पूरे छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की जो टॉप लीडर्स हैं, जो चुनाव लड़ रहे थे, वो लगभग सभी हार पर हैं। हाँ। ये सब कांग्रेस के लोग हैं। और जिस हिसाब से गेन किया कांग्रेस ने, उसे भी कम नहीं आंका जा सकता। पूरे देश के संदर्भ में बात कर रही हूं मैं, और वाकई में ये उम्मीद शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि एनडीए का अपना लक्ष्य था, बीजेपी का अपना लक्ष्य था, लेकिन अब बहुमत के लिए जो है वो परेशानी हो रही है। तो ये अपने आप में एक विषय है, लेकिन इन सब के बीच बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, क्योंकि जाहिर तौर पर खुशियां मनाने का समय है, शुभकामनाएं देने का समय है। फिलहाल तस्वीरें भी आ रही हैं, वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। और देखिए, होली, दिवाली और लड्डू, मिठाइयां बंटने का सिलसिला सभी जगह चल रहा है, वही तस्वीरें साझा कर रहे हैं आपसे। ठीक,
और अब सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संस्कारधानी जबलपुर से संजय साहू हैं और राजधानी भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हैं। पहले अनुराग जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां उनको कोई सूचना मिल रही है। जाहिर तौर पे खुशियों का सिलसिला जो है, अब वो मनाने का सिलसिला जो है उत्साह का, वो बढ़ रहा है चूंकि वो बीजेपी कार्यालय में है। जी अनुराग। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह सबसे पहले हम वो कोशिश करते हैं, कुछ बोल रहे हैं आपको करके पहुंचे। और अगर देखें तो देश में ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। क्या बोल रहे हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। इस बार ऐसा आशीर्वाद है कि मैं कल्पना भी नहीं करता था। मन में मेरे यही भाव कि सांस चलेगी, अपनी जनता की सेवा करता रहूंगा। जनता मेरे लिए भगवान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि अगले 25 साल मैं जब तक जीऊंगा 25 तब तक विकसित भारत, विकसित विदिशा के निर्माण के लिए दिन और रात एक करता रहूंगा। मैं इस लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं और विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता को फिर बारंबार प्रणाम करता हूं, उनके के लिए, और अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर क्या बोल रहे थे वो सुनाए। उनके पास चलते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा हो या लोकसभा हो, किसी तस्वीर आई है, उसमें बड़ी बात यही है कि महिला वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनसे भी हम एक बार बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक बार